आज हम लोग क्लास 12वीं का जो रसायन है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 12वीं का प्रथम लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के बुक पर आधारित है। तो तुम लोग इस लेक्चर के साथ जो एनसीईआरटी बुक के आधार पर तुम पढ़ाई करो और उसके जो कि पाठ्यनिहित प्रश्न हैं और जो उदाहरण में एक्सरसाइज में दिए हुए जो प्रश्न हैं, उदाहरण हैं, इन सबों को बनाते जाओगे तुम्हारी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो या तुमको क्लास 12 में तो बोर्ड भी देना पड़ता है, बोर्ड की तैयारी के लिए भी ये काफी अच्छा लेक्चर होगा। चाहे तुम जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट इन सबों की तैयारी भी करते हो तो उसके लिए भी आवश्यक होगा। इसी का लेक्चर तुमको इसके अलावा तुमको जो कि जितने भी तुम्हारे जो वीडियो लेक्चर के साथ साथ तुम नोट्स प्राप्त करने के लिए इसका रिटेन नोट्स जो तुमको चाहिए तो वो तुमको राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर तुमको मिल जाएगा। वहां पर तुमको जो हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम या इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम इन सबों में दोनों सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तुमको बोर्ड के लिए तुमको चाहोगे कुछ में क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस करना हो वो प्रश्न भी मिल जाएंगे। जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट इन सबों के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे। तो राइट एक ऐप कंप्लीट ऐप है जिसमें तुम जो है बोर्ड की तैयारी, इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सबों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इन सब कर सकते हो। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में कर सकते हो। और जहां तक है तुमको दोनों मीडियम में हिंदी अंग्रेजी में नोट्स भी उपलब्ध हैं, वीडियो लेक्चर भी दोनों माध्यम में उपलब्ध है वहां। तो तुम इन सबों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और तुम जाहिर है कि इस लेक्चर को सारे को देख सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो क्लास 12 का जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का इंग्लिश हो गया सॉलिड स्टेट। तो ठोस जो पदार्थ है, पदार्थ का तुमको जाहिर है कि पहले से पढ़ते आया ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था होती है पर। तो पदार्थ की दो अवस्थाएं जो क्लास 11वीं में पढ़ाई हुई है, तो जिसमें कि हम लोग पढ़े थे पदार्थ की अवस्था में तुमको दो अवस्था पढ़ाई हुई थी, द्रव और गैस अवस्था की। और क्लास 12वीं के सिलेबस में है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ठोस अवस्था, जिसमें क्लास 11वीं में तुमने पढ़ा होगा कि कुछ अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल होते हैं। अंतर आणविक बल और उसकी ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर तुमको किसी पदार्थ की अवस्था तय होती है। तो जो ठोस अवस्था है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो पदार्थ के जिस पदार्थ में क्या होंगे, एक अणु से दूसरे अणु को आकर्षित करने वाले जो बल होते हैं। जैसे कुछ बल का नाम तुमने देखा हो क्लास 11 में अगर पढ़ा होगा किया होगा तो उसमें तुमने देखा होगा कुछ अंतराणविक बल के नाम हैं, जैसे कि लंदन बल या प्रकीर्णन बल भी जिसको कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स इंग्लिश में, जिसमें कि ऐसे अणु जिसमें कि अध्रुवीय अणु, जिसमें कि ध्रुवीय अणु, जिसमें कि क्या हो एक ही प्रकार के अणु जैसे H2, Cl2, ये सब तुम्हारे में एक ही परमाणु से बने हुए हैं। इन सबों में जो आकर्षण बल होता है, जैसे जो प्रकीर्णन बल होता है वो कमजोर होता है थोड़ा। तो इस तरह के जो प्रकीर्णन वाले जो यौगिक होते हैं वो सामान्यतः गैस अवस्था में पाए, जैसे H2, Cl2, O2 सब देखते हो गैस अवस्था में होते हैं। दूसरा होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि तुमको उससे मजबूत आकर्षण बल होता है, उससे भी आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बंधन। एक था द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये सब आकर्षण बलों के आधार पर यह तय होता है कि कौन से अणु और उत्तापीय ऊर्जा, इन दोनों के अन्योन्य क्रिया के आधार पर किसी पदार्थ की अवस्था तय होती है। किसी पदार्थ की अवस्था को तय करने में कौन कौन से दो कारक हमने कहा, उसके बीच लगने वाला अंतराणविक बल, जिसका मैंने कुछ नाम भी लिया था, और अंतराणविक बल के अलावा उसमें जो लगने वाले उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, जब ताप बढ़ाते हैं तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो उसका जो है अवस्था क्या रहता है, परिवर्तित भी हो जाता है। कोई जो है तुमको ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से फिर और गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है। तो उसमें ऊर्जा का मान के बल अन्योन्य क्रिया जो अंतराणविक बल है उसको कमजोर करने लगता है। और अंतराणविक बल अगर जैसे ठोस में अंतराणविक बल सबसे मजबूत होता है, द्रव में उससे कमजोर होता है और गैस में उससे भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जिससे कि उसके अणुओं के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अवस्था ठोस में है, एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी जिसको अंतराणविक दूरी कहते हैं वो कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है, गैस में उससे भी अधिक होता है। तो इन सबों को के बारे में तुमने पढ़ा होगा। और गैस और गैस की कोई निश्चित ना ज्यामिति होती है, ना निश्चित आयतन है, ना निश्चित उसका क्या कहते हैं आकार होता है। द्रव है उसका निश्चित आयतन होता है, लेकिन ठोस के निश्चित आयतन, द्रव्यमान, आकृति सभी क्या होते हैं, समान होती है। तो ये तुमको ठोस प्रावस्था के कुछ विषय विलक्षण वगैरह पढ़ेंगे।
तो हम लोग कुछ एक लाइन लिखते हैं, इसको देखते हैं, जैसा कि कुछ पढ़ते हैं, बहुत दिन से आया होगा ये जो स्टार्ट इंट्रोडक्शन है इसका तो जानता ही है बहुत हद तक। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था, किसी पदार्थ की ठोस द्रव एवं गैस प्रावस्था, एवं गैस प्रावस्था, उनके अंतर आणविक बल, उनके अंतर आणविक बल, उनके अंतर आणविक बल एवं उष्मीय ऊर्जा के, उष्मीय ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है, अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है। तो जहां तक कि ठोस के कुछ अभिलाक्षी गुण हम लोग देखते हैं, हम लोग ठोस अवस्था पढ़ेंगे तो ठोस के अभिलाक्षी गुण देखते हैं हम लोग। ठोस के गुण, पहला नंबर, ठोस के द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, ये सब निश्चित होता है। ये तुमको दूसरा है, तुमको ठोस के गुण मिल जाएगा। पहला ये निश्चित आकार होता है। दूसरा नंबर गुण कह सकते हैं ठोस में, ठोस के अंतर आणविक बल क्या होते हैं? ठोस के अंतर आणविक, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी, इसको अंतराणविक दूरी भी कहते हैं, दूरी द्रव तथा गैस प्रावस्था से कम होती है। द्रव तथा गैस प्रावस्था से, गैस प्रावस्था से कम होती है, गैस प्रावस्था से कम होती है, गैस प्रावस्था से कम होती है। तीसरा नंबर ये तो फिर दूसरा कि अंतराणविक दूरी कम होती है। ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल अन्य अवस्थाओं की तुलना में, अन्य अवस्थाओं की तुलना में, तुलना में मजबूत होता है। अन्य अवस्थाओं की तुलनाओं में मजबूत होता है, अन्य अवस्थाओं की तुलना में मजबूत होता है। चौथा, अन्य अवस्थाओं की तुलना में मजबूत होता है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला अंतराणविक बल है वह किसमें होगा? मजबूत होगा। किसकी तुलना में? ठोस और द्रव और गैस की तुलना में क्या होगा? ये मजबूत होता है। तो तीसरा नंबर जो तुम्हारा है, अगला है तुमको जो चौथा नंबर कर सकते हैं, वह कुछ इस तरह से होगा कि इसके जो अणु हैं, अंतराणविक बल इसमें क्या होगा? मजबूत होता है। दूसरा है कि अंतराणविक बल की ये तुमको ठोस के अणु कठोर या असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। नंबर 5, ठोस के अणुओं के
जो तुम्हारा हो गया ठोस के अणुओं का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, तुमको काफी मजबूत होगा। और ये तुमको ठोस के अणु अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर सकते हैं। तो ये तुमका इसका कुछ अगर गुण हो गया, जो ठोस के अभिलाक्षी गुण हो गए ठोस प्रावस्था के। अब ठोस को दो भागों में बांटा गया है। ठोस को पहले मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। ठोस के प्रकार, ठोस को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर पहला हो गया क्रिस्टलीय ठोस, जिसको रवेदार भी कहते हो, जिसको क्रिस्टलीय हिंदी क्रिस्टलीय ही लिखिए, इसको रवेदार भी बोलते हैं। बहुत जगह पर क्या देखो इसको रवेदार। दूसरा नंबर है तुमको अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बेरवेदार कहते हैं लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। तो एनसीईआरटी बुक में क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ही लिखा है, तो हम लोग भी इसका नाम वही लिखिए। जैसे क्रिस्टलीय ठोस तुमको हो गया, तो अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण देखो, जैसे उससे पता चलेगा। बाकी सब तुमको आएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन है, या और भी तुम्हारा प्लास्टिक का नाम है पॉलीथीन जैसे तुमने कहा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूराथीन, ये सब क्या हो, प्लास्टिक के कुछ नाम हो गए। टेफ्लॉन, या तुमको क्या कह सकते हैं, बहुत से प्लास्टिक के नाम, कुछ रबर जैसे रबर जो भी तुमने देखा होगा इत्यादि। और इसमें बाकी तुमको जो हो गया कोई भी धातु ले लो, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, जैसे तांबा हो जैसे धातु, या और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक तरह का देते हैं हीरा, ग्रेफाइट, नमक, जैसे कि तुम्हारा है ईंट, तुम्हारा कोई भी जैसे कि अम्ल, जैसे कि बेंजीन इत्यादि। मतलब ज्यादातर जो तुम्हारा ठोस रहेगा बेंजीन वगैरह लिक्विड से ठोस लाएंगे, तो ये सब ठोस में आएगा। ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस ये तुमको देख सकते हो, ये जो कांच है, रबर देखते हो, रबर को खींच सकते हैं, उसके आकार को भी कुछ बदल सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक है, तो ये सब किस रूप में आते हैं, ये तुमको अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। तो इसके जो गुण है, इसका जो दोनों के गुण को हम लोग एक टेबल के रूप में इसको देख सकते हैं। अलग अलग एक टेबल बनाते हैं, उसमें इस गुण को हम लोग समझते भी जाएंगे, और उसी के आधार पर एक टेबल भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं। एक उसके तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी देखो, उसमें टेबल बना हुआ है 5-7, इसमें जो है टेबल में दिया हुआ है 7 पॉइंट, उन सबों को हम लोग डील कर लेते हैं, और उसी में समझाते भी चले जाएंगे। तुम्हारा समझ भी हो जाएगा, और तुम्हारा टेबल भी बन जाएगा। देखो उसमें याद भी करना है तुमको। और उसके आधार पर तुम्हारा जो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के आधार पर पहला जो तुम्हारा है पाठ्यक्रम, उसके बाद उसको भी बनाओगे। तो इसको स्टार्ट देखो, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को टेबल के रूप में हम लोग याद करते हैं। इसे देखो, तो बाएं साइड में लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, और दाहिना साइड में अक्रिस्टलीय ठोस को लिखते हैं, और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस, और इधर हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर पहला
क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। वह क्रिस्टलीय ठोस की और समांकृत या निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति नहीं होती है। निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति नहीं होती है। निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति नहीं होती है। चलो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। इसके गलनांक निश्चित है। गलनांक मतलब जब ठोस से क्या बनता है, द्रव बनता है। इसको जरा और क्लियर समझाता हूं, तुरंत लिख लेते हैं। उसके बाद इसके जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका एक निश्चित ताप है। निश्चित ताप पर ही वह क्या हो जाएगा, तुमको ठोस से द्रव बदल जाएगा। जब तक पूरा ठोस द्रव में नहीं बदला तब तक उसका ताप में वृद्धि नहीं होगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो पिघलते भी जाएंगे, उसका ताप भी क्या बदल जाएगा, बढ़ते जाता है। मैं थर्मामीटर अगर लगा दें तो ये देखिए जैसे बर्फ है, तो बर्फ एक ठोस है, तो वह एक वायुमंडलीय दाब अगर है आपका, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर है, 273.15 जो तुम्हारा टेम्परेचर है, केल्विन है, उस पर क्या हो जाएगा, उस पर वो पूरा मेल्ट कर जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, तभी फिर ताप बढ़ेगा। कितना हीट देते जाइएगा तो वो जब तक पिघलेगा नहीं, पूरा ठोस से द्रव नहीं होगा, तब तक उसका ताप नहीं बढ़ेगा। ये किसका लक्षण है, क्रिस्टलीय ठोस का। लेकिन वह क्रिस्टलीय में क्या होता है, वो पिघलते भी जाएगा और उसका ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये दोनों में एक मुख्य अंतर है, जो समझ में आ गया होगा। तुमको तीसरा नंबर जो है, तुमको इसका कहा जा सकता है, इसके गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित होती है। इसके गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित होती है, निश्चित होती है। इसके गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित नहीं है। इसके गलन की गुप्त ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा जैसे क्या हुआ, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम अगर ठोस में उसको पिघलाने में जितनी ऊष्मा लगती है, उसे हम लोग उसकी गलन की ऊष्मा कहते हैं। तो इसका है कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को पिघलाने की जो ऊष्मा का मान होगा बिल्कुल फिक्स है, इतना ऊष्मा देंगे तभी वो पिघलेगा। क्रिस्टलीय ठोस में फिक्स है, लेकिन ये जो मान है इसमें फिक्स नहीं होता है। ये गलन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम या 1 किलोग्राम जिसमें भी परिभाषित करेंगे, उसको जो पिघलाने में जो गलनांक पर जो पिघलाने में जो ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसकी मान क्रिस्टलीय ठोस के लिए निश्चित नहीं है। ये तुम्हारा हो गया। तो तुम्हारा 3 पॉइंट हो गया। अभी चौथा पॉइंट, इसकी जो तुम्हारा हो गया, काटने पर, इसको काटने पर इसका विदलन या विदलन गुण प्रदर्शित करता है। यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है। काटने पर इसके सतह सपाट होते हैं। काटने पर इसके सतह सपाट होते हैं।
काटने की इसकी सतह सपाट होते हैं। यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है तथा काटने पर इसके सतह फूलदरे होते हैं। इसकी सतह पर फूलदरे होते हैं। 5वां, ये विदलन को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको काटेंगे तो जैसे देखता होगा, जैसे आलू काटते हैं, आलू देखिए उसके जब सपाट सरफेस से प्याज काटते हैं, कोई भी चीज आप जो भी चीज काटेंगे, जैसे कोई चीज को तो देखोगे जब सपाट सरफेस आएगा तो क्रिस्टलीय ठोस हुआ। और देखोगे जैसे कि तुम कांच को काटो, जब कांच को काटोगे देखो क्या रहता है, तो बिल्कुल खुरदरा रहता होगा। प्लास्टिक जैसे काटते हो देखते हो बीच से तुम प्लास्टिक जो तुम्हारा पाइप वगैरह कटता है, देखो क्या रहेगा, खुरदरा रहेगा। उसी तरह का रबर को भी काटोगे देखो खुरदरा होगा। तो वो सब क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण है, जैसा तुमको इसमें लक्षण दिख रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा है। तो 5वां पॉइंट तुम्हारा है कि इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान नहीं होती है। इसे विषमदैशिक कहते हैं। एनआइसोट्रॉपिक इंग्लिश में कहते हैं। इसका पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डील करते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका विपरीत होता होगा, ये बात तो क्लियर समझ में ही होगा। इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, जिसे समदैशिक आइसोट्रॉपिक कहते हैं। छठा क्या होगा तुमको, विषमदैशिक। हर दिशा में क्या होगा, इसका भौतिक गुण समान नहीं होता है, और इसके भौतिक गुण हर दिशा में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हो गया अक्रिस्टलीय हो गया। छठा, इसके बाद है तुमको कि इसका जो गुण होगा तुमको, जैसे कि तुमको इसको कहते हैं कि यह बहुत दूर तक एक ही प्रकार का तुमको क्या रहता है, इससे दीर्घ परासी होते हैं। इसके अणु की व्यवस्था इसमें लिख देते हैं, इसके अणुओं की व्यवस्था बहुत दूर तक समान होती है, जिसे दीर्घपरासी कहते हैं। अब इसका देखते हैं, इसके अणुओं की व्यवस्था बदलती रहती है, अर्थात ये लघु परासी होते हैं। लघु परासी होते हैं। तो इसका जो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जो साथ तुम्हारा पॉइंट दिया होता, 7वां पॉइंट में है तुमको, यह शुद्ध ठोस है, यह विशुद्ध ठोस है। इसमें कह सकते हैं यह अति शीतित द्रव में बहुत ठंडा किया हुआ द्रव या छद्म ठोस है।
तो ये तुम्हारा तो उदाहरण में तुमको जैसे कि यहाँ पर था, इसका उदाहरण में तुम देखा ही है, इसमें क्या करता है, इसका प्लास्टिक, कांच या रबर। तो ये तुमको रबर जैसे नाम हो जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक का भी अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। जैसे तुम्हारा जो दिया हुआ एक क्वेश्चन में तुमको क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो पाठ नहीं दिया हुआ है उसमें कहा गया कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंतराणविक बल मजबूत होते हैं, इसलिए उसके जो आयतन, द्रव्यमान और वह कठोर भी होता है। दूसरा है कि कुछ जो दिया हुआ है ठोस, जैसे बेंजोइक अम्ल, तांबा तुम्हारा दिया हुआ है, और भी जो तुम्हारा ये सब जो ठोस है, बेंजीन, ये सब किसमें आते हैं तुमको, ये सब पिछले ठोस हो गए, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब पिछले ठोस के, नमक, ये सब पिछले ठोस के उदाहरण हैं। जिससे वो पिछले ठोस में जैसे कि तुम्हारा है कुछ पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, ये सब क्या हो गया, वो पिछले ठोस। रबर के जैसे नाम हो सकता है गुना, ये सब रबर के नाम हो गए। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए, ये सब वो पिछले ठोस के कुछ उदाहरण हैं। तो वही तुमको उसको वर्गीकृत कर सकते हो। उसके बाद तुम उसका जो पाठनिक प्रश्न है उसको बनाने का कोशिश करोगे। एक्सरसाइज में भी एक दो प्रश्न जितना भी पढ़ाए उसमें बन सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह कुछ बुक से देख सकते हो जो तुमको बताओगे। और जहां भी तुमको पढ़ने में दिक्कत हो, किसी भी चीज को समझने में परेशानी हो, तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे तुम पर्सनली भी कंटेक्ट कर सकते हो। और जिसको भी गाइड चाहिए, जो भी पर्सनली गाइड करना चाहता है, राइट ऐप पर तुमको लाइव क्लासेज मिल जाएंगे, वहां तुम लाइव क्लासेस भी कर सकते हो। जो पूछना चाहते हो वहां पूछ सकते हो, या नहीं तो पर्सनल डाउट के लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो तुम हमसे एज ए टीचर तुम हमसे संपर्क करो, जो भी तुमको परेशानी होगी, जहां भी दिक्कत होगी उसमें मदद की जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिछले ठोस के कुछ प्रकार, पिछले ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले ठोस जैसे 4 प्रकार के होते हैं। तुम इसको इस लेक्चर के आधार पर तुम अपना नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स के लिए तुम राइट ऐप पर भी जा सकते हो, प्ले स्टोर डाउनलोड करके उस पर भी तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त